नमस्ते दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे लेखक से मिलवाऊंगी जो आईएएस भी हैं और साथ में लेखक भी हैं और उन्होंने काफ़ी अपनी बुक लिखी भी हैं, जिसमें अभी हाल ही में उन्होंने 3 बुक लिख चुके हैं। उनकी पहली बुक थी दर्द मांझता है, जो काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी भी रही है, लोगों ने उसको बहुत ज़्यादा पढ़ा है। फिर उसके बाद उनकी दूसरी स्टोरी आई दिल है छोटा सा। तीसरी स्टोरी जो आई है वो है ड्रैगन गेम। ये भारत और चीन की खुफिया एजेंसी पे रिलेटेड ये बुक लिखी गई है। जी हाँ, जैसा कि आप लोग जान रहे होंगे कि मैं रणविजय जी की बात कर रही हूँ। अभी हमारे साथ रणविजय जी हैं और सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, थैंक यू। सर मैं जानना चाहती हूँ कि आपने बुक लिखना कब से स्टार्ट किया? मैं बहुत पहले से चाहता था कि मैं कुछ साहित्य के क्षेत्र में लिखूं, परंतु नौकरी की व्यस्तताओं की वजह से मैं ये लिख नहीं पाया। 2018 में मेरी पहली किताब छपी थी, जो जैसा आपने भी बताया, जिसका नाम है दर्द मांझता है। तो ये पहली किताब कहानी संग्रह थी। इसको लिखा मैंने काफ़ी पहले था और अगर सही से देखा जाए तो 2009 के आसपास कहीं से मैंने इसको लिखना शुरू किया था। और लिखने के बाद जब मैं इसको छपवाना चाहता था, लगभग ये बात है 2012 के आसपास की, तो फिर मुझे किसी ने बताया कि नहीं, अभी रुक जाइए कुछ दिन। और फिर वो ऐसे ही रह गया। नौकरी की व्यस्तताओं की वजह से मैं नहीं कर पाया ये काम। और 2018 में जब मुझे मौका मिला, जब कुछ दोस्तों ने मेरे पुश किया कि नहीं भाई, लिख चुके हो तो अब जो है उसको छपवा भी दो, तो मेरे मन में ऐसी इच्छा रही कि छपवा दिया तो मेरे नाम में भी एक किताब हो जाएगी। तब मैंने उसको प्रयास करके छपवा दिया। दर्द मांझता है, जैसे कि ये टाइटल बहुत ही एक आकर्षित करता है इसको पढ़ने के लिए। तो कहीं ना कहीं ये स्टोरी आपकी पर्सनल लाइफ से या कैसे जॉब मिली, वो चीज़ें, संघर्ष आपका जो है वो उसमें जुड़ा हुआ है? ऐसा एग्जैक्टली नहीं कह सकते हैं, पर यह है कि जो भी लेखक होता है वो जब भी कोई कहानी गढ़ता है या जब भी कुछ लिखता है तो उसमें जो बातें लिखी जाती हैं वो उनमें से कुछ चीज़ें उसकी अपने अनुभव से होती हैं, कुछ चीज़ें वो जो समाज में उठते बैठते, मित्रों से बातचीत करते, अखबार पढ़ते, न्यूज़ देखते, उनसे गैदर करता है और अपनी कल्पनाशीलता से बेसिकली वो, जैसे बहुत जगह से ढेर सारा मसाला वसाला इकट्ठा करके कोई पकवान बना दे, तो बेसिकली कथाकार वो होता है। तो वो सब कुछ उसका अपना नहीं होता। लेकिन तो इस तरीके से मैं ये कहूँ तो इसमें सब कुछ मेरी अपनी कहानियाँ, मेरी अपनी जी हुई कहानियाँ नहीं हैं, परंतु इन कहानियों में संघर्ष भी है, इन कहानियों में उपलब्धि की कहानियाँ भी हैं जिसमें कोई कुछ बन जाता है मेहनत करके। इन कहानियों में लालच भी है, किसी किसी जगह वासना भी है, और सरकारी तंत्र में व्याप्त भ्रष्टाचार भी है, जुडिशरी में व्याप्त भ्रष्टाचार है। तो ये सब मैंने कुल मिलाकर के उसमें 10 कहानियाँ लिखी हैं। वो अलग अलग ज़िंदगी के अलग अलग रस उसमें जो है दिखते हैं। और रणविजय जी, जैसे कि हम जानना चाहते हैं कि आपने एक कहानी लिखी दिल है छोटा सा, जिसकी शुरुआत कुछ स्कूल से होती है, तो ये कहानी का क्या मतलब था? आप अपने स्कूल की स्टोरी लिख रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। वो खाली उसमें मैं भूमिका में उसमें ऐसी स्कूल के जिक्र कर रहा हूँ। दिल है छोटा सा जब मैंने पहली किताब लिख ली थी, तो उसके बाद फिर मैंने जो मेरी दोबारा से कहानियाँ मैंने लिखी थी, तो वो उसका संकलन है दिल है छोटा सा। दिल है छोटा सा किताब की खासियत ये है कि उसमें उस किताब का जो टाइटल है उस नाम की कोई कहानी नहीं है, जबकि दर्द मांझता है में ऐसा नहीं था। दर्द मांझता है उसकी एक कहानी भी थी। दिल है छोटा सा की कहानियाँ ज़्यादातर जो है वो प्रेम पे हैं, आधारित हैं, मतलब स्त्री पुरुष प्रेम पे आधारित हैं। कुछ गाँव के परिवेश की कहानियाँ हैं, कुछ शहरी परिवेश की भी कहानियाँ हैं, कुछ जो है उस परिवेश की कहानियाँ हैं जहाँ नौकरी में लोगों का कैसा व्यवहार रहता है, अपने माने अपने पूर्व प्रेमियों प्रेमिकाओं के साथ में कैसा व्यवहार रहता है। तो ऐसी वो कुल मिलाकर के उसमें 9 कहानियाँ हैं, लेकिन वो अपने कलेवर में बड़ी हैं कहानियाँ। दर्द मांझता है की कहानियाँ छोटी थी, संक्षिप्त थी, क्षिप्र थी, तेज़ थी। दिल है छोटा सा की कहानियाँ वो धीरे धीरे दिल में घुसने वाली हैं, संगीत की तरह आने वाली है। वो लंबाई में बड़ी हैं कहानियाँ वो, इसलिए उसमें 9 ही कहानियाँ हैं। ड्रैगन्स गेम में क्या स्टोरी है? ड्रैगन्स गेम जो है वो इन दोनों किताबों से बिल्कुल ही भिन्न है। ड्रैगन्स गेम उपन्यास है और ये एक बड़ा उपन्यास भी है उन कहानियों के मुकाबले, उनके नंबर ऑफ़ पेजेस के हिसाब से भी। लेकिन ड्रैगन्स गेम जो है हिंदी साहित्य के लिए भी एक नई तरह की
किताब है नया तरह का एक जैसे कि आपने इसमें थोड़ा सा टाइटल रहा है कि भारत और चीन की जो खुफिया एजेंसी हैं, इस पे आपने लिखा है, टाइटल दिया है, तो क्या मैं ये मान सकती हूँ कि ये बुक आपने जब कोविड स्टार्ट हुआ उस टाइम लिखी है? नहीं है, कोविड की इसमें कोई बात नहीं है। लिखी ज़रूर इस टाइम में है ये, परंतु इसका जो कुछ भी कथानक है वो आप ऐसे कहिए कि वो मेरे दिमाग में लगभग 20 साल से है। और हिंदी साहित्य में इस तरह की किताबें नहीं लिखी जाती हैं, या कम से कम मैंने नहीं पढ़ी हैं। तो मैं ये चाहता था कि वो वही प्रेम कहानियाँ, वैसी ही बातें जो हम लिखते आए हैं, पौराणिक कहानियाँ या मिथकीय कहानियाँ, ऐतिहासिक या सामाजिक, उनसे कुछ अलग चीज़ लिखा जाए। और कम से कम मैं जिस फील्ड से आता हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं ब्यूरोक्रेट हूँ, तो इन सब का भी उसमें कुछ पुट आए, उसकी नॉलेज का यूज हो, तो उन सबको मिला करके लिखा जाए। तो ड्रैगन्स गेम 98 से लेकर के 2020 के बीच के पीरियड की कहानी है, जिसमें ये दिखाया गया है कि कैसे 98 में जो हमने न्यूक्लियर एक्सप्लोजन किया था अटल बिहारी वाजपेयी जी के टाइम में, और अचानक से हम छठे कंट्री हो गए थे पूरे वर्ल्ड में जिसके पास न्यूक्लियर बम था। उस माहौल में चाइना ने खतरा महसूस किया है कि वो एक सुपर पावर बन रहा है वर्ल्ड में, और अचानक से उसके बगल में, पड़ोस में ही एक देश उभर के आ जा रहा है जो कि अपना को बता रहा है कि भाई वो भी एक सुपर पावर बन जाएगा। तो वो क्या गेम्स खेलता है इंडिया के साथ में जिससे कि उसकी प्रगति ना हो, जिससे कि वो बढ़ ना सके, वो है कहानी ड्रैगन्स गेम की, वो प्लॉट है उसका। मैंने काफ़ी कोशिश की है कि इसको जो वास्तविक घटनाएं हुई हैं इस पीरियड में 98 से लेकर 2020 के बीच में, उनको सूत्रों से जोड़ के दिखाया जाए कि ये जो है चाइना ने किया है। जैसे कि आप जॉब भी कर रहे हैं, आईएएस एक रेलवे में है, तो उस तरीके से आप जॉब और लेखनी इन दोनों को कैसे मैनेज करते हैं? बहुत मुश्किल होता है मेरे लिए ये करना, जॉब के साथ में लिख पाना। लेकिन कहते हैं कि जब कोई चीज़ पैशन बन जाए, जब कोई चीज़ आपकी ऐसी आदत में शुमार हो जाए कि जिसके बिना आपको खालीपन महसूस हो, तो फिर उसके लिए वक्त निकल जाता है। तो जो मैं पहले वक्त कहीं और दिया करता था जॉब के टाइम के पहले और जॉब के बाद में, वैसे हमारा जॉब जो है ऑफिसर का 24 घंटे का रहता है, कागज़ों पे 24 घंटे का रहता है। और कई बार फील्ड में ये वाकई ऐसा हो जाता है कि वो हमेशा आदमी फ़ोन्स पे या ट्रैवलिंग पे, इन सब पे रहता है। पर कभी कभी बीच में ऐसे भी आते हैं, वक्त आता है जबकि आपकी जॉब उस तरह की नहीं होती कि 24 घंटे चलती है। तो उस दरमियान जो है आपका ऑफिस टाइम के बाद में कॉल्स वगैरह कम हो जाती हैं, तब हम ये सब काम कर सकते हैं। तो मेरे बच्चे छोटे थे, तो मैंने उनकी पढ़ाई पे उस वक्त इतना ध्यान नहीं दिया जैसे आजकल मैं दे रहा हूँ। तो मुझे शाम को से ले करके रात तक, रात के 12-12 बजे तक जो है मुझे वक्त मिलता था, जिसमें मैं 1-2 घंटे रेगुलरली लिखा करता था। यूपीएससी का एग्ज़ाम आपने फर्स्ट अटैम्प्ट में किया या 1-2 अटैम्प्ट के बाद, कैसे? मैंने यूपीएससी के 2 एग्ज़ाम दिए हैं, इंडियन सिविल सर्विसेज और इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज। इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज मैंने पहले अटेम्प्ट में क्लियर किया था और इंडियन सिविल सर्विसेज मैंने तीसरे अटेम्प्ट में क्लियर किया था। तो ये दोनों ही एग्ज़ाम मैंने क्लियर किए हुए हैं यूपीएससी के। बहुत सारे दर्शक होंगे जो ऐसा युवा होगा जो अभी खुद प्रिपरेशन कर रहा है, तो आप उनके लिए क्या एक मैसेज देना चाहेंगे कि किस तरीके से स्टडी करें, किस तरीके से वो पढ़ाई करें ताकि वो भी आप ही की तरह जो फर्स्ट अटैम्प्ट या सेकेंड अटैम्प्ट में निकाल सकें? जी, ये तो इस बारे में क्योंकि अब काफ़ी अरसा हो गया है, तो मैं किसी को ऐसे युवा लोगों को मैं सब्जेक्ट्स की नॉलेज के बारे में तो नहीं बता पाऊँगा, लेकिन मैं वो कॉन्सेप्ट्स बताता हूँ जो यूनिवर्सल हैं और हमेशा एप्लीकेबल होते हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि जो हम एग्ज़ाम देना चाहते हैं, जैसे सिविल सर्विसेज का हुआ या इंजीनियरिंग सर्विसेज का हुआ, तो उसके बारे में मटेरियल ज़रूर कलेक्ट कर लेना चाहिए, और जो भी रेलिवेंट और जो भी बेस्ट मटेरियल है वो हमें कलेक्ट करना चाहिए, स्टडी मटेरियल, चाहे जैसे भी पता करके लोगों के इंटरव्यूज़ से या जो लोग ऑलरेडी तैयारी कर रहे हों उनके माध्यम से। और इसके बाद में हमें ये आकलन करना चाहिए कि हमें उसमें से कितना आता है और हमें कहाँ तक पहुँचना है। तो ये जब आकलन हो जाए तो अपनी स्ट्रेटजी बना लेनी चाहिए कि हमें कितने घंटे रोज़ पढ़ना है, कितने घंटे। और आम तौर पर ये मान के चलिए कि इस तरह के एग्ज़ाम के लिए 12 घंटे लगभग रोज़ पढ़ना होता है। और जब मैं 12 घंटे कह रहा हूँ तो इसमें सब टाइम जो है आप निकाल दीजिए।
आपका नहाना धोना उठना खाना पीना सब निकाल करके 12 घंटे आपका नेट स्टडी टाइम होना चाहिए और कम से कम साल भर होना चाहिए। तब जा कर के एक बेस बन जाता है, जहाँ से जैसे रॉकेट लॉन्चिंग के लिए एक बेस बन जाता है, तब जा कर के वहाँ से लॉन्चिंग हो सकती है। उसके पहले तो बहुत मुश्किल है। फिर उसके बाद जो है ना बहुत फाइनर पॉइंट्स हैं उसमें जिन पे ध्यान देना ज़रूरी है, क्योंकि वो बेस कई लोग मेंटेन कर चुके होते हैं, कई लोग बना चुके रहते हैं, लेकिन फिर जीतता वही आदमी जो उन फाइनर पॉइंट्स को सेटल कर लेता है सही से। तो वो फाइनर पॉइंट्स जो है ना वो एक बड़े लंबे डिस्कशन का पार्ट है। तो जैसे किसी से करना हो किसी को, या मुझे किसी ग्रुप को करना हो, तो पहले मुझे खुद प्रिपेयर करना होता है कि हाँ भाई वो फाइनर पॉइंट्स क्या क्या होंगे जहाँ आप ध्यान देंगे तो आप वो रेस जैसे सेकंड से जीत जाएंगे। नहीं तो क्या है कि उस रेस में एक एक नंबर पे जो है 10-10 कैंडिडेट हैं, उसमें ऐसा है। और सिलेक्शन जो है मालूम चला पूरी मेरिट लिस्ट जो है 30 नंबर में सिमट गई है केवल 30 मार्क्स के डिफरेंस में। तो वो वहाँ चैलेंज इतना ज़्यादा है कि आप कैसे छोटी छोटी चीज़ से एक दूसरे के ऊपर स्कोर कर लेंगे, कैसे आप जो है उसके आगे निकल जाएंगे, ये बहुत ध्यान देना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और एक्सपीरियंस से आता है, ये कोई बताएगा भी नहीं, माने ऐसा कहीं लिखा हुआ नहीं मिलेगा। ये केवल एक्सपीरियंस से आदमी बता सकता है जो उस दौर से गुजरा है। क्या ज़रूरी है कि यूपीएससी क्लियर करने के लिए आपको जो है द हिंदू और लक्ष्मीकांत की ही बुक पढ़नी चाहिए? हाँ अच्छा। ये नाम आ जाते हैं कि द हिंदू आप पढ़िए या लक्ष्मीकांत की बुक पढ़िए अगर आपको अपनी पॉल साइंस अगर स्ट्रॉन्ग करनी है। हाँ, तो मैं तो द हिंदू तो मैं आज भी पढ़ता हूँ, जबकि मैं सिविल सर्विसेज मैंने क्लियर किया था 2001 में। तो मैं तब से द हिंदू पढ़ रहा हूँ, तो द हिंदू पढ़ना मस्ट है। नॉट ओनली मीडियम भी इम्पोर्टेंट होता है कि हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम? हाँ, मीडियम भी इम्पॉर्टेंट होता है। तो पहले मैं इस क्वेश्चन का जवाब देता हूँ, फिर मीडियम की बात करता हूँ। तो इसमें द हिंदू तो एक मस्ट न्यूज़पेपर है जो पढ़ना चाहिए, क्योंकि मैं लगभग 3-4 न्यूज़पेपर पढ़ के देख चुका हूँ, वो सब कूड़ा है, वो केवल मसाला सर्व करते हैं। और रही बात लक्ष्मीकांत की किताब, पहले नहीं होती थी जब मैं तैयारी करता था, लेकिन मैंने बाद में देखी है लक्ष्मीकांत की किताब बेस्ट है अभी पॉलिटिकल इंडियन पॉलिटी के लिए, वो पढ़ी जानी चाहिए। और ब्रीफ में उसमें हर एक चीज़ एक एक आर्टिकल को उसमें समझाया गया है। हाँ, आर्टिकल के अलावा भी अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, क्योंकि एक एक आर्टिकल जो है एक एक कंपार्टमेंट है। अगर पूरा कॉन्स्टिट्यूशन समझना है ना, तो एक आर्टिकल दूसरे आर्टिकल से कैसे कनेक्ट होता है ये भी समझना पड़ता है। तो वो कॉन्सेप्ट बहुत क्लियरली उसमें समझाए गए हैं। मैंने ऐसे पढ़ा हुआ है, उस वक्त नहीं पढ़ा था, तब होती नहीं थी ये किताब, ना लक्ष्मीकांत होते थे ना लक्ष्मीकांत की किताब होती थी। हाँ, ये बाद में आई है, लेकिन तब भी मैंने वो किताब देखा है। अब रही बात मीडियम की, तो मीडियम का असर बहुत पड़ता है, स्पेशली जो है। आपका मीडियम हिंदी था या इंग्लिश? मेरा मीडियम इंग्लिश था, पर मेरा एक सब्जेक्ट हिंदी था। तो मैं सारे क्वेश्चंस इंग्लिश में अटेम्प्ट करता था, एक्सेप्ट जो मेरा हिंदी साहित्य भी मेरा एक विषय था। मैंने ये एग्ज़ाम जो है हिंदी साहित्य और मैथमेटिक्स से दिया था। तो मैं जनरल स्टडीज़, ऐसे इंटरव्यू, मैथमेटिक्स ये सब इंग्लिश में करता था, और हिंदी साहित्य वाला हिंदी में करता था। परंतु मीडियम का फ़र्क पड़ता है, क्योंकि इंग्लिश में जो लिटरेचर है या जो मटेरियल है वो ज़्यादा रेलिवेंट है, ज़्यादा अच्छा है एज़ कम्पेयर टू हिंदी। और टीचर्स भी अच्छे हैं, और कहीं ना कहीं बायस भी है इंग्लिश के लिए। इंग्लिश के लिए जो हमारा इंटरव्यूअर है, या मैं ब्यूरोक्रेसी में देखता हूँ, हम लोगों की ब्यूरोक्रेसी की लैंग्वेज इंग्लिश है। तो हम जैसे ज़िंदगी भर इंग्लिश में ही बात करते आए हैं, तो हमने मान लिया है, धीरे धीरे हमारे मन को ये भ्रम रहता है, या हम ये मान लेते हैं कि जो आदमी अंग्रेजी बोलता है वो इंटेलिजेंट है, तो या वो ज़्यादा एक्सप्रेसिव है, या एग्जैक्टली मैं जिस लैंग्वेज में सुनना चाहता हूँ वो उसी मुझे सुनाता है, जो वर्ड्स मैं सुनना चाहता हूँ वही सुनाता है। तो ये इसके हिसाब से वो बायस आ जाता है। जो आदमी इंग्लिश में पढ़ेगा, इंग्लिश में इंटरव्यू देगा, इंग्लिश में देगा, उसके बेटर करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। मतलब कहीं ना कहीं मैटर करता है कि मीडियम क्या है। एक और सवाल मैं करना चाहती हूँ, बाकी बहुत सारे लोगों के अंदर कन्फ्यूजन रहती है कि IES, IFS, IAS, तो ये पोस्ट के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ करिए। अच्छा, मैं देखिए बताता हूँ, ये जो ढेर सारी सर्विसेज हैं जिनके बारे में हम बात करते हैं समाज में, तो सिविल सर्विसेज में जैसे एक ग्रुप ऑफ सर्विसेज हुआ सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम, एक ग्रुप ऑफ सर्विस हुआ इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्ज़ाम,
और एक सर्विस सेपरेटली आ गई जैसे इंडियन फॉरेस्ट सर्विस की। तो ये 3 एग्ज़ाम हैं जो जनरली लोगों को पता है। इसके अलावा भी यूपीएससी एससीआरए के एग्ज़ाम कराती है, एनडीए के कराती है, सीडीएस की कराती है, कुछ जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में प्रोफेसर्स डायरेक्टर्स की भी कराती है। तो सभी तरह के क्लास 1 के जितने रिक्रूटमेंट हैं वो यूपीएससी कराती है। सिविल सर्विसेज के अंदर ही लगभग 15-20 सर्विसेज आती हैं। उन 15-20 सर्विसेज में आईएएस है, आईपीएस है, आईएफएस फॉरेन सर्विस वाला है, इंडियन रेवेन्यू सर्विस है, ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस है, और उसी में नीचे रेलवे की भी 4 सर्विसेज हैं। नीचे नहीं कहूँगा, मतलब कोई आदमी ऊपर भी ले सकता है, पर उसी ग्रुप में 4 सर्विस रेलवे की भी हैं। हाँ, सेम उसमें सेट में उसमें इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विस है, इंडियन रेलवे पर्सनल सर्विस, रेलवे अकाउंट्स एंड रेलवे प्रोटेक्शन फोर्सेस सर्विस है। ऐसे ही इंजीनियरिंग सर्विसेज का भी एक क्लस्टर है। उस क्लस्टर के अंदर भी कई सर्विसेज हैं, जैसे उसमें इंडियन रेलवे सर्विस है, इंडियन रेलवे स्टोर सर्विस है, इंडियन सप्लाई सर्विसेज है, इंडियन जियोलॉजिकल करके कुछ सर्विस है, एक इंडियन स्किल डेवलपमेंट सर्विस हो गई है अभी, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन सर्विस है उसमें। तो ऐसे करके उसमें भी हर ब्रांच में इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल में 7-7, 8-8 या टोटल मिला के आप समझिए उसके अंदर भी 10-15 सर्विसेज हैं। ऐसे ही फॉरेस्ट सर्विस का एक सेपरेट एग्ज़ाम होता है। तो ये सारे एग्ज़ाम जो है वो सब एट पार हैं होते हैं। ये बात और है कि फील्ड में आने के बाद में आईएएस ज़्यादा जो है वो लाइमलाइट की पोस्ट हो जाती है, आईपीएस उससे थोड़ा नीचे। पीछे कुछ ऐसी सब सर्विसेज भी हैं जैसे इंडियन पोस्टल है, पता भी नहीं चलता है कि कौन पोस्टेड है उसमें। तो ऐसी ढेर सारी सर्विसेज हैं जिनके बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज भी नहीं होती पब्लिक को, बट अगर आप उनको उसके हिसाब से देखें कि रिक्रूटमेंट कहाँ से हुआ है, सैलरीज क्या मिलती हैं, तो वो सब जो है एक जैसी ही हैं और सब यूपीएससी से होकर के आती हैं। रेलवे के अंदर टोटल 9 सर्विस हैं, जिसमें से जिनको सबको हम इंडियन रेलवे सर्विस कहते हैं, बट 1-2 लेटर से उनके फ़र्क हो जाते हैं कि हम कैसे जाने कि इंडियन रेलवे सर्विस में ये कौन सा वाला ब्रांच का है। तो इंडियन रेलवे सर्विस फॉर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स, फॉर मैकेनिकल इंजीनियर्स, सिविल इंजीनियर्स, ऐसे करके एक तरह से सर्विस के ब्रांचेज हैं। रेलवे ट्रैफिक, रेलवे पर्सनल, रेलवे अकाउंट्स, इस तरह से भी हैं। तो इंडियन रेलवे सर्विस कहने से बाहर के आदमी के लिए तो ठीक है, वो रेलवे का अफसर हो गया, लेकिन जब अंदर के आदमी से बात करते हैं तो उससे पूछना पड़ता है इंडियन रेलवे सर्विस कौन सा वाला। अक्सर आ जाता है। हाँ सर, आज के जो यूथ हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं या कुछ लेखनी की तरफ अपना ध्यान आकर्षित कर रहे हैं या लेखनी लिखना चाहते हैं, तो उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं पहले ये कहूँगा कि जो लोग पढ़ रहे हैं वो ज़्यादा लिखने पे ध्यान ना दें, क्योंकि आदमी को पहले अपनी अर्निंग्स के बारे में सोचना चाहिए जिससे कि जीवन चले। क्योंकि लिखने से जीवन चलने वाला सिद्धांत जो है अभी बहुत फलीभूत नहीं हुआ है, कम से कम हिंदी साहित्य में नहीं हुआ है, इंग्लिश में भी नहीं हुआ होगा, मुझे पूरा यकीन है। और जो करंट सिनेरियो है जहाँ आदमी कोई किताब पढ़ता नहीं है, जहाँ किताब पढ़ने में रुचि भी कम हो गई है, सेल भी कम हो गई है, और जगह शहरों में आप देख रहे होंगे बुक शॉप धीरे धीरे वो जो है कपड़े की बाज़ारों में कन्वर्ट होते जा रहे हैं। तो लिखने से स्रोत माने जीवन का, अपने जो है जीने के लिए जो कमाई का स्रोत है वो बहुत मिलने वाला नहीं है। इसलिए आज जिनकी भी लिखने में रुचि है वो पहले अपने आप को इस्टेब्लिश कर लें, उसके बाद में लिखने के लिए ढेर सारा पढ़ना पड़ता है। और एक बहुत ही ऐसी दृष्टि रखनी पड़ती है जहाँ जिसको कहते हैं ऑब्जर्वेशन, इंग्लिश वर्ड उसके लिए ऑब्जर्वेशन है, हिंदी में अगर कहेंगे तो प्रेक्षण वर्ड आता है, समझ में नहीं आता जल्दी कि क्या मतलब है, इसलिए मैं ऑब्जर्वेशन पे फोकस करता हूँ। ऑब्जर्वेशन जो है बहुत अच्छा रहना चाहिए, क्योंकि बहुत ऐसी चीज़ें हैं कि जो कही जाती हैं, माने एक ही सेंटेंस कितने तरीके से कहा जाता है और हर तरीके से उसका भाव अलग हो जाता है। तो बेसिकली जो हमारा कथाकार होता है ना, उसको वो भावनाएं, वो साइकोलॉजी, वो मनोविज्ञान और वो छोटे छोटे मूवमेंट्स ये सब पकड़ने होते हैं, तभी किसी कहानी में दूसरी कहानी से डिफरेंस आता है। नहीं तो सब क्या है, हर तीसरी कहानी कोई लव स्टोरी है, हर चौथी कहानी जो है कहीं ज़मीन जायदाद का लफड़ा है, तो फिर नहीं तो डिफरेंस ही नहीं आना है। तो इन्हीं सब चीज़ों से उसमें डिफरेंस आता है, और इन्हीं सब चीज़ों के कारण ही कोई कहानी किसी दूसरी कहानी से अच्छी हो जाएगी या पाठक को रुचिकर होगी। जैसे कि रणविजय, आप इससे पहले लखनऊ में थे, रहने वाले फैजाबाद के हैं, तो अभी हाल ही में 11 महीने हुए आप बनारस आए हुए हैं, तो बनारस को आपने कितना जिया है, कितना समझा है? बनारस मैं जनवरी में आया था, और यहाँ आने के बाद मैं जब आया था तब भी कोविड का अच्छा प्रकोप था यहाँ पे,
और उसके बाद बनारस यूपी के 3-4 सिटीज़ जो हॉट पॉइंट्स थे बिल्कुल, बनारस, लखनऊ और आगरा, तो बनारस भी उसमें से एक बहुत वो था। तो इनमें से मेरे काफ़ी महीने जो है वो कोविड को शहीद हो गए तो मैं बहुत ज़्यादा कहीं जा नहीं पाया। फिर इधर इन दिनों अभी मेरी कुछ व्यस्तताएं बढ़ गई हैं जॉब की वजह से, तो नहीं हो पाया। लेकिन फिर भी मैं बनारस को इधर घाट के आसपास मैं बहुत बार गया और मैंने उसको बहुत एंजॉय किया। स्पेशली अगर मैं डिफरेंस के रूप में कहूँ तो बनारस और लखनऊ के बीच में मैंने महसूस किया कि एक वर्ड में जिसको कहें तो बनारस जो है ना वो मस्त मौला वाला शहर है, जिसमें आदमी ऐसा जिसको मतलब फ़िक्रमंद नहीं दिखता है कि हर चीज़ में उसको टेंशन है, हर चीज़ में फ़िक्रमंद है। जैसे जैसे मैं ऊपर की तरफ बढ़ता हूँ ना, दिल्ली के लोग बहुत फ़िक्रमंद दिखते हैं, उनको लगता है ऐसे पता नहीं कहाँ जल्दी ये भागे जा रहे हैं, हमेशा भागते ही रहते हैं, जल्दी बहुत उनको जल्दी होती है हर एक चीज़ की। हाँ, हर चीज़ को उनके जल्दी है, भागते ही जा रहे हैं, कहीं ना कहीं वो रुक नहीं सकते। आपके साथ बैठेंगे तो एकदम से चाय पी निकल लिए। लखनऊ में थोड़ी फुर्सत है, लेकिन यहाँ मैं देखता हूँ कि यहाँ लोगों में वो फ़िक्र नहीं दिखती है, यहाँ वो उनमें मस्ती है। और ये कहीं ना कहीं जो पुराने वक्त के जो हमारे भाव होते थे उसको आदमी अभी भी जिंदा रखे हुए है, जो अब धीरे धीरे हमारी इस मशीनी सभ्यता में गायब होती जा रही है। अच्छा, बनारसी लैंग्वेज काफ़ी ज़्यादा फेमस है और यहाँ पे अगर कही जाए बनारस की कहावत, तो अभी आपको कोई बनारस की कहावत याद हुई? बनारस की कहावत नहीं, वैसे तो कोई याद नहीं हुई, लेकिन ये है कि हाँ, भोजपुरी जो यहाँ की लैंग्वेज है जिसमें ज़्यादातर लोग बोलते हैं, हाँ अवधी तो मुझे आती है, मैं अवध से हूँ, तो पर यहाँ जो बोली जाती है वो अवधी नहीं है, वो भोजपुरी है। तो भोजपुरी का थोड़ा बहुत सा ऐसे अभ्यास होने लगा है मुझे। मैं भी अब जो है अपने स्टाफ वगैरह से कभी कभी 1-2 सेंटेंस अब बोल लेता हूँ उसको। अवधी तो समझ में आ जाती है उन लोगों को, मैं उनकी भोजपुरी समझ लेता हूँ, लेकिन एग्जैक्टली वो उस तरीके से नहीं बोल पाता हूँ जिस तरह से वो लोग गा करके बोलते हैं उसको। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने काफ़ी अपना कीमती वक्त दिया। तो दोस्तों, आप सुन रहे थे रणविजय जी को। इनकी बहुत सारी 3 बुक्स आ चुकी हैं जैसा कि मैंने बताया। इन सभी का लिंक आपको जो है यूट्यूब चैनल पे नीचे आपको मिल जाएगा। तो आप अगर बुक पढ़ना चाहते हैं तो आप वहाँ से लिंक से बुक डाउनलोड करके आप जो है ऑर्डर कर सकते हैं। अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू।